हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका पैकरा और मैं क्लास 12 मैथ्स ग्रुप की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम है हॉली क्रॉस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर। मेरे ग्रुप का नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रुप। एंड आज हम इस वीडियो में सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। सक्रियण ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो अणुओं के लिए ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होता है। इसे E से प्रदर्शित किया जाता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे पानी, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस है। इसे हमें उबालना है। उबालने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। तो पानी जिसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और उसे उबालना है, तो हमें उसके लिए उसको गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने के लिए हम जो इस पानी को जितनी ऊर्जा देंगे वो सक्रियण ऊर्जा कहलाएगा। जैसे कि उबालने के लिए चाहिए होता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान और पानी का तापमान कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कितना चाहिए 70 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए पानी को उबालने के लिए। मतलब हमें जितनी ऊर्जा उत्पाद बनाने के लिए चाहिए होती है उसे ही सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यानी कि पानी को उबालने के लिए हमारा सक्रियण ऊर्जा कितना हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। सक्रियण ऊर्जा को हम ग्राफ के रूप में समझते हैं। जैसे ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। तो हम वाई अक्ष में अभिक्रिया की प्रगति ले लेते हैं और एक्स अक्ष में ऊर्जा का स्तर। तो हमने उदाहरण लिया है पानी का। तो जैसे पानी का तापमान तो 30 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान है। तो मतलब पानी को उबालने की सीमा कितनी हो गई 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि उबालने के लिए कितना तापमान चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस होने में जितने तापमान की आवश्यकता होती है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसे ही सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि हमारा ये 30 जो कि पानी का तापमान था और हमने देखा था कि 70 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए था 100 डिग्री सेल्सियस होने के लिए। यानी कि पानी को उबालने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जो 30 डिग्री सेल्सियस पानी को 70 डिग्री सेल्सियस और देंगे, तब वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा और पानी उबलेगा। तो हम जितनी ऊर्जा दे रहे हैं वो हमारा सक्रियण ऊर्जा कहलाता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। और जो इस एनर्जी की अंतिम सीमा होती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा की परिभाषा देखें तो देहली ऊर्जा यानी ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं के पास आवश्यक रूप से होने चाहिए, जिससे उनकी टक्करें प्रभावी हो सके, अर्थात टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन हो सके। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि पानी को उबलने के लिए चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि उसकी न्यूनतम सीमा है, न्यूनतम ऊर्जा है। पानी के उबलने की न्यूनतम ऊर्जा 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे यही देहली ऊर्जा कहलाता है। जब अभिकारक देहली ऊर्जा को प्राप्त करता है तभी वह ऊर्जा अवरोध को पार करता है। ऊर्जा अवरोध यानी कि बाधा को पार करता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि सक्रियित संकुल बनाता है। सक्रियित संकुल यानी कि जैसे ही कोई अभिकारक सक्रियित संकुल में बदलते हैं, उसके तुरंत पश्चात ही वे उत्पाद में बदल जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो देहली ऊर्जा है वह वस्तु की औसत गतिज ऊर्जा तो इतनी है, यानी कि अभिकारक की औसत गतिज ऊर्जा तो इतनी है, और दिया गया सक्रियण ऊर्जा
इन दोनों के योग के बराबर दहली ऊर्जा होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं, हम दहली ऊर्जा को थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी दर्शा सकते हैं, ईटी से। तो हो गया सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी प्लस अभिकारक की औसत गतिज ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा और अभिकारक की औसत गतिज ऊर्जा के बराबर दहली ऊर्जा होता है। तो हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा सक्रियण ऊर्जा है यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, वो ईटी यानी कि दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक की औसत गतिज ऊर्जा के बराबर है। यानी कि हमारा जो सक्रियण ऊर्जा है वो दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक के औसत गतिज ऊर्जा के बराबर है, गतिज ऊर्जा के बराबर है। यह अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। पहला तो जब वस्तु को सक्रियण ऊर्जा देते हैं और दहली ऊर्जा के बराबर होता है तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाकर उत्पाद में बदल जाता है। किंतु जब हम किसी चीज़ को ऊर्जा देते हैं तो उत्पाद जब वो उत्पाद बनता है तो वो एनर्जी मुक्त करता है, यानी कि ऊर्जा मुक्त करता है। तो इस ग्राफ से पता चलता है कि ये जितना नीचे जाएगा वो उतनी एनर्जी मुक्त करेगा। मतलब इसके उत्पाद की अभिक्रिया की ऊर्जा माइनस डेल एच हो जाएगी। और यहाँ यानी कि ये, जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा मुक्त होने पर वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभिकारक को ऊर्जा देने पर वह कम एनर्जी मुक्त कर रही है, कम ऊर्जा मुक्त कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बनने वाली अभिक्रिया ऊर्जा अवशोषित कर रही है, ऊर्जा अवशोषित कर रही है। यानी कि यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि अभिक्रिया की ऊर्जा माइनस डेल एच हो गई और वैसे ही यहाँ पे अभिक्रिया की ऊर्जा प्लस डेल एच होगी। तो इस ग्राफ से हम समझते हैं कि सक्रियण ऊर्जा दो प्रकार से हो सकती है। सक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा में दहली ऊर्जा की मदद से दो प्रकार के अभिक्रियाएं हो सकती हैं, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।